हेलो गाइस, आज हम लोग चार्ज के सेकंड पार्ट को देखेंगे। देखिए, सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, एक से अधिक अपराधों के विचारण, एक से अधिक अपराधों के लिए विचारण, सेक्शन 220, धारा 220, एक से अधिक अपराधों के लिए विचारण। देखिए, एक ही समव्यवहार में एक ही व्यक्ति द्वारा एक ही क्रम में एक से अधिक अपराध, इसको एक साथ हेडिंग डाल लीजिएगा, एक ही समव्यवहार में एक ही व्यक्ति द्वारा एक ही क्रम में एक से अधिक अपराध। देखिए इसका आंसर कैसे राइट करना है। जब एक ही व्यक्ति द्वारा एक क्रम में एक से अधिक ऐसे अपराध किए जाते हैं जो इस प्रकार संबद्ध होते हैं जिनसे केवल एक ही समव्यवहार बनता है। जब एक ही व्यक्ति द्वारा एक क्रम में एक से अधिक अपराध किए जाते हैं जो इस प्रकार संबद्ध होते हैं जिनसे केवल एक ही समव्यवहार बनता है, तो इस प्रकार बनता है, तो इस प्रकार के प्रत्येक अपराध के लिए, इस प्रकार के प्रत्येक अपराध के लिए अभियुक्त पर एक ही विचारण में आरोप लगाया जा सकता है। प्रत्येक अपराध के लिए अभियुक्त पर एक ही विचारण में आरोप लगाया जा सकता है और उसका विचारण किया जा सकता है। एग्जाम्पल जैसे देखिए, ए एक व्यक्ति है, बी को जो विधि पूर्ण अभिरक्षा में है, ए एक व्यक्ति है, बी को जो विधि पूर्ण अभिरक्षा में है छुड़ाता है, उसे छुड़ाता है और ऐसा करने में कांस्टेबल सी को जिसकी अभिरक्षा में भी है घोर उपहति कारित कर देता है। ए पर आईपीसी की 225, भारतीय दंड संहिता की धारा 225 और धारा 333 के अधीन अपराधों के लिए आरोप लगाया जा सकेगा और सिद्ध किया जा सकेगा। देखिए हेडिंग के जैसे इसको भी अब इसके आगे नेक्स्ट डाल लीजिए, आपराधिक न्यास भंग या बेईमानी से संबद्ध के दुर्विनियोग तथा लेखाओं के मिथ्याकरण के एक से अधिक अपराध। देखिए, यदि किसी व्यक्ति पर एक या एक से अधिक आपराधिक न्यास भंग या बेईमानी से संपत्ति के दुर्विनियोग के आरोप हैं और यदि उन अपराधों के किए जाने को सुकर बनाने या छिपाने के प्रयोजन से लेखाओं के मिथ्याकरण का आरोप है, तो उस पर प्रत्येक अपराध के लिए एक ही विचारण में आरोप लगाया जा सकेगा तथा संयुक्त रूप से विचारण किया जा सकेगा। एक बार फिर से देख लीजिए, आप लोगों को कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर हो जाए। यदि किसी व्यक्ति पर एक या एक से अधिक आपराधिक न्यास भंग या बेईमानी से संपत्ति के दुर्विनियोग के आरोप हैं और यदि उन अपराधों के किए जाने को सुकर बनाने या छिपाने के प्रयोजन से लेखाओं के मिथ्याकरण का आरोप है, तो उस पर ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए एक ही विचारण में आरोप लगाया जा सकता है तथा संयुक्त रूप से विचारण किया जा सकता है। देखिए नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, दो या अधिक परिभाषाओं अर्थात दो धाराओं के अधीन आने वाले अपराध। अब इसको देखिए, इसका कैसे लिखना है। जब किसी व्यक्ति पर ऐसे अपराध का अभियोग है जो आपराधिक विधि की दो या दो से अधिक धाराओं के अधीन अपराध बनता है, तब अभियुक्त पर एक ही विचारण में आरोप लगाया जा सकता है तथा विचारण किया जा सकता है। इसका एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण,
ए बी पर बेत से हमला करता है। ए बी पर बेत से हमला करता है। यह अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 323 एवं धारा 352 दोनों के अंतर्गत आता है। इसलिए उस पर दोनों धाराओं के आरोप एक ही विचारण में लगाए जा सकते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए इसका एग्जाम्पल। ए बी पर बेत से हमला करता है। यह अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 323 एवं 352 दोनों के अंतर्गत आता है। इसलिए उस पर दोनों धाराओं के आरोप एक ही विचारण में लगाए जा सकते हैं। देखिए नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, देख लीजिए। कई कार्यों से बने भिन्न अपराध। जब कई कार्य जिनमें से एक या एक से अधिक से स्वयं अपराध बनते हैं। फिर से देखिए, जब कई कार्य जिनमें से एक या एक से अधिक से स्वयं अपराध बनते हैं, मिलकर बनते हैं, भिन्न अपराध बनते हैं, तब ऐसे कई कार्यों से मिलकर बने किसी अपराध के लिए अभियुक्त पर एक ही विचारण में आरोप लगाया जा सकता है और विचारण किया जा सकता है। इसका भी एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए। उदाहरण इसका, ए बी को लूटता है और ऐसा करने में उसे स्वेच्छा उपहति भी कारित करता है। ए पर भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 392, 394 के अधीन अपराधों के लिए संयुक्त रूप से विचारण किया जा सकता है। फिर से देखिए इसका एग्जाम्पल। ए बी को लूटता है और ऐसा करने में उसे स्वेच्छा उपहति कारित करता है। ए पर भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 392, 394 यानी 323, 392, 394 के अधीन अपराधों के लिए संयुक्त रूप से विचारण किया जा सकता है। देखिए अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, इसको भी समझ लीजिए। धारा 221 व 222 जहां इस बारे में संदेह हो कि कौन सा अपराध किया गया है, धारा 221 की उपधारा 1 देखिए इसको। यदि कोई एक कार्य या कार्यों का क्रम इस प्रकार है कि यह संदेह है कि वे सिद्ध किए जा सक एक बार फिर से इसको देखते हैं। यदि कोई एक कार्य या कार्यों का क्रम इस प्रकार है कि यह संदेह है कि वे सिद्ध किए जा सकने वाले तथ्यों से कई अपराधों में से कौन सा अपराध बनेगा, तो अभियुक्त पर ऐसे सब अपराध या किसी अपराध का आरोप लगाया जा सकता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट इसका। यदि अभियुक्त पर एक अपराध का आरोप लगाया जाता है और साक्ष्य से प्रतीत होता है कि उसने भिन्न अपराध किया है, यदि अभियुक्त पर एक अपराध का आरोप लगाया जाता है और साक्ष्य से प्रतीत होता है कि उसने भिन्न अपराध किया है जिसके लिए 221 की उपधारा 1 के अंतर्गत आरोप लगाया जा सकता है, तो उसको उस अपराध के लिए दोषी किया जा सकता है, यद्यपि उसका आरोप उस पर नहीं लगाया गया है। देखिए एग्जाम्पल इसका। ए पर ऐसे कार्य का अभियोग है जो चोरी की या चुराई हुई संपत्ति प्राप्त करने की या आपराधिक न्यासभंग की या छल की कोटि में आ सकता है। उस पर चोरी करने, चुराई हुई संपत्ति प्राप्त करने, आपराधिक न्यासभंग करने और छल करने का आरोप लगाया जा सकेगा अथवा इनमें से किसी अपराध का आरोप लगाया जा सकेगा। देखिए यदि ए पर केवल चोरी करने का आरोप लगाया जाता और साक्ष्य से प्रतीत होता कि उसने आपराधिक न्यासभंग का किया है, चुराई हुई संपत्ति प्राप्त करने का अपराध किया है, तो वह आपराधिक न्यास भंग या चुराई हुई संपत्ति प्राप्त करने के लिए दोषी किया जा सकेगा, यद्यपि उस पर इस अपराध का आरोप नहीं लगाया गया है। देखिए अब इसका समझ में आ रहा होगा आप लोगों को।
कई बार हम रिपीट भी कर रहे हैं। तो देखिए नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डाल लीजिए इसकी। जब वह अपराध जो साबित हुआ है आरोपित अपराध के अंतर्गत आता है, धारा 222। देखिए अभियुक्त उस छोटे अपराध के लिए दोष सिद्ध किया जा सकता है जिसका उस पर आरोप नहीं लगाया गया है। जब पहला पॉइंट देखिए, अभियुक्त पर कई विशिष्टियों वाले अपराध का आरोप है जिनमें से केवल कुछ के संयोग से एक छोटा अपराध बनता है। ऐसा संयोग साबित हो जाता है यद्यपि शेष विशिष्टियां साबित नहीं हो पाती हैं। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण ए पर आपराधिक न्यासभंग का आरोप है। भारतीय दंड संहिता की धारा 407 के अधीन उस संपत्ति के बारे में लगाया जाता है जो उसको बतौर वाहक दी गई थी। विचारण न्यायालय विचारण में अन्य बातें जैसे संपत्ति का सुपुर्द करना, उसको उपयोग में लाना साबित हो गया है, किंतु यह साबित नहीं हुआ है कि वह उसे संपत्ति बतौर वाहक दी गई थी। इस तरह जो बातें सिद्ध हुई उनसे केवल आपराधिक न्यासभंग का अपराध साबित होता है जो धारा 406 के अंतर्गत आता है। एक बार इसका एग्जाम्पल फिर से देखते हैं। ए पर आपराधिक न्यासभंग का आरोप भारतीय दंड संहिता की धारा 407 के अधीन उस संपत्ति के बारे में लगाया जाता है जो उसको बतौर वाहक दी गई थी। विचारण न्यायालय विचारण में अन्य बातें जैसे संपत्ति का सुपुर्द करना, उसको उपयोग में लाना साबित हो गया है, किंतु यह साबित नहीं हुआ है कि वह उसे संपत्ति बतौर वाहक दी गई थी। इस तरह जो बातें सिद्ध हुई उनसे केवल आपराधिक न्यासभंग का अपराध साबित होता है जो धारा 406 के अंतर्गत आता है। देखिए यह धारा 407 से छोटा है अपराध है, 407 से छोटा अपराध है। यह धारा 407 से छोटा अपराध है, इसलिए ए को धारा 406 के अंतर्गत दंडित किया जा सकता है यद्यपि उस पर उसका आरोप नहीं लगाया गया है। जब किसी व्यक्ति पर अपराध का आरोप लगाया गया है और ऐसे तथ्य साबित कर दिए जाते हैं जो उसे घटाकर छोटा अपराध कर देते हैं, तब वह छोटे अपराध के लिए दोष सिद्ध किया जा सकता है। फिर से देखिए, यह धारा 407 से छोटा अपराध है, इसलिए ए को धारा 406 के अंतर्गत दंडित किया जा सकता है यद्यपि उस पर उसका आरोप नहीं लगाया गया है। जब किसी व्यक्ति पर अपराध का आरोप लगाया गया है और ऐसे तथ्य साबित कर दिए जाते हैं जो उसे घटाकर छोटा अपराध कर देते हैं, तब वह छोटे अपराध के लिए दोष सिद्ध किया जा सकता है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, जब किसी व्यक्ति पर किसी अपराध का आरोप है तब वह उस अपराध के करने के प्रयत्न के लिए दोष सिद्ध किया जा सकता है यद्यपि प्रयत्न के लिए पृथक आरोप न लगाया गया हो। उपरोक्त उपबंध का एक अपवाद है। इसका एक अपवाद है यदि छोटा अपराध ऐसा है कि उसके संबंध में संज्ञान कुछ शर्तों को पूरा किए बिना नहीं हो सकता, तब उस छोटे अपराध के लिए इस कार्यवाही से दंडित नहीं किया जा सकता है। फिर से देख लीजिए इसको एक बार। उपरोक्त उपबंध का एक अपवाद है यदि छोटा अपराध ऐसा है कि उसके संबंध में संज्ञान कुछ शर्तों को पूरा किए बिना नहीं हो सकता, तब उस छोटे अपराध के लिए इस कार्यवाही से दंडित नहीं किया जा सकता। देखिए नेक्स्ट हेडिंग अब डाल लीजिए, उसमें वे व्यक्ति जिन पर संयुक्त रूप से आरोप लगाए जा सकते हैं, धारा 223। देखिए निम्नलिखित व्यक्तियों पर एक साथ आरोप लगाया जा सकता है तथा
तथा उसका एक साथ विचारण किया जा सकता है। पहला पॉइंट देखिए, वे व्यक्ति जिन पर एक ही समव्यवहार के अनुक्रम में किए गए, वे व्यक्ति जिन पर एक ही समव्यवहार के अनुक्रम में किए गए एक ही अपराध का अभियोग है, एक ही अपराध का अभियोग है। नेक्स्ट पॉइंट, वे व्यक्ति जिन पर किसी अपराध का अभियोग है, वे व्यक्ति जिन पर ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण या प्रयास करने का आरोप है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वे व्यक्ति जिन पर 1 वर्ष की अवधि के अंदर संयुक्त रूप में उनके द्वारा किए गए एक ही किस्म के एक से अधिक अपराधों का अभियोग है। एक बार फिर से देखिए, वे व्यक्ति जिन पर 1 वर्ष की अवधि के अंदर संयुक्त रूप में उनके द्वारा किए गए एक ही किस्म के एक से अधिक अपराधों का अभियोग है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वे व्यक्ति जिन पर एक ही समव्यवहार के अनुक्रम में किए गए भिन्न अपराधों का अभियोग है। नेक्स्ट पॉइंट, वे व्यक्ति जो चोरी, उद्यापन, छल या आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध करने का अभियोग है, और वे व्यक्ति जो ऐसी संपत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अभियुक्त है। फिर से एक बार इसको देखिए, वे व्यक्ति जो चोरी, उद्यापन, छल या आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध करने का अभियोग है जिस पर, और वे व्यक्ति जो ऐसी संपत्ति का कब्जा प्राप्त करने के अभियुक्त हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वे व्यक्ति जिन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 411 और 414 के अधीन अपराधों के अभियुक्त हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए एंड लास्ट, अध्याय 12 सिक्के के अधीन किसी अपराध का अभियोग है, वे व्यक्ति जिन पर उसी सिक्के के बारे में उसी अध्याय के अंतर्गत किसी अपराध का या किसी ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण या प्रयत्न करने का अभियोग है। देखिए, आज हम लोग का ये चार्ज समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट ऑडियो में हम लोग सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण प्रक्रिया क्या है, सेशन न्यायालय के, वो बात करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ऑडियो पसंद आ रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू गाइज।